everyone, myself Simran Chaudhary and welcome to All About Agriculture with Simran। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्रॉप करने वाले हैं, दैट इज सीसम कल्टीवेशन। सीसम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, मतलब इसकी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यूनिक कैसे? जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है कि इसे बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसे हम मतलब राजस्थान जैसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, उस एरियाज़ में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसको मतलब अगर आपकी सॉइल में हल्का भी मॉइस्चर अवेलेबल है तो आप सीसम को उगा सकते हैं। ये कई कलर्स में आता है, बहुत सारी वैरायटी, लेकिन मोस्टली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक एंड दिस वाइट वन, ये दोनों वैरायटीज़ जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे इसकी कई कलर की वैरायटीज़ होती है, अकॉर्डिंग टू आपकी सॉइल और कैसे क्लाइमेट में या कौन सी वैरायटी ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से ये कल्टीवेट होता है। इसके अलावा इसमें जो है फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ करते हैं या मैन्योर, इसकी बहुत ही कम अमाउंट की ज़रूरत होती है और ये मतलब इसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती। प्लस इसे फार्मर जो है वो एज अ कैश क्रॉप ग्रो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक सीसम के कई सारे यूज़ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए इसको ऑयल के लिए, सीसम से ऑयल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका वही फॉडर वगैरह जो होते हैं स्ट्रॉस से, वो बनता है। और सीसम को एज अ सीजनिंग यूज़ किया जाता है, कई सारे स्वीट्स में सीसम यूज़ किया जाता है। इसको जो फ्लेवरिंग सीजनिंग होता है वो हम जो अपनी कुकिंग में करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और भी बहुत यूज़ है। और इसके अलावा इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसकी प्रॉपर्टीज़। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, न्यूट्रिशन क्वालिटी, प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है इसमें, वैल्यू और बहुत कुछ। या हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, प्रेगनेंसी में ये एकदम सुपर फूड माना जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीसम की एक बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। आज हम इसमें पढ़ेंगे, और सिंस इसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटी है इसलिए फार्मर के साथ साथ हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इसके बारे में कल्टीवेशन करते हैं और चीज़ें कुछ स्पेसिफिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीसम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है सीसम इंडिकम। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है तिल, बीजा, गिगली, सीसम, और साथ साथ इसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड भी कहते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ ऑयल सीड है क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, पर इसको ग्रो करने में जो हमारी रिक्वायरमेंट लगती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होती है सॉरी। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=22 होता है। ओरिजिन तो ये साउथ अफ्रीका, इसका साउथ वेस्ट अफ्रीका ओरिजिन माना जाता है। फैमिली आप देख लीजिएगा, इन सब की याद करनी चाहिए, होनी चाहिए आपको हर क्रॉप की फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, सॉरी कोई भी आप क्रॉप करते हैं उसकी साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन और फैमिली, ये तो सब याद होना चाहिए। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेनफॉल, कैसा उसको क्लाइमेट और सॉइल चाहिए, साथ में उसका मतलब क्रिटिकल जो इरिगेशन पीरियड होता है वो कौन सा है, क्रिटिकल स्टेजेस कौन सा है, और उसका जो एनपीके रेशियो होता है वो कितना है। और यील्ड भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर वेराइटी का अपना अलग यील्ड हो जाता है क्रॉप्स में। लेकिन जो स्पेसिफिक होते हैं ना क्रॉप्स, जैसे कि आपका बीटी क्रॉप का पूछ लेता है, बीटी कॉटन का, या फिर हमने मेज़ में कुछ पढ़े हैं क्रॉप स्पेसिफिक, उनके यील्ड पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए वो आपको याद होनी चाहिए। आप एक चार्ट बना लीजिए और उसे उसमें चार्ट में लिख लीजिए, और उसे अपने मतलब क्या कहते हैं रूम के वॉल वगैरह पे, या जहाँ आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहिएगा तो याद हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स आने तक। हम फिर बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम रेनफॉल तो 60 से 100 सेंटीमीटर। अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल न्यूट्रल से स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। अगर पीएच रेंज में देखें तो इट इज़ 5.5 to 8। सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर वो नहीं है तो न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिडिक तक की सॉइल चल जाएगी। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये हॉट कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, ठीक। इट रिक्वायर्स हॉट कंडीशन फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं अब एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हॉट की बात की, हॉट कंडीशन चाहिए तो वो कहाँ मिलता है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है। तो इट इज़ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन सेमी एरिड और एरिड एरियाज। इसमें ऑयल कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, 40 to 50%।
इसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सीजनिंग या फिर स्वीट्स बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तिल के लड्डू आते हैं ना, तिल के अलग अलग शेप के लड्डू, वो उसमें क्या यूज़ हुआ है, तिल, तिल यानी सीसम यूज़ हुआ है। इंडिया में ये हर जगह ऑलमोस्ट ग्रो किया जाता है, लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो हैं एपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब कुछ इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं इस प्लांट की, तो इसको हम स्टार देते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, न्यूट्रल क्या होता है, वैसे तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया था, पर फिर भी मैंने अपनी पीछे की वीडियोस में भी बता रखा है एक वीडियो में कि क्या होता है तीनों में डिफरेंस। शॉर्ट डे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें जो डे लाइट होती है वो 12 आवर्स से कम चाहिए होती है फॉर फ्लावरिंग, ठीक। वही जो लॉन्ग डे होती है उन्हें लॉन्ग डे, नाम ये लॉन्ग डेज या फिर आप इसको शॉर्ट नाइट भी बोलते हैं, उसमें आपको 12 घंटे से ज़्यादा डे लाइट यानी सनलाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए। और वहीं जो न्यूट्रल होते हैं उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इक्वल अमाउंट चाहिए होता है, ठीक। ये हो गया आपके शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा ये एनुअल प्लांट है, साल में एक बार ग्रो किया जाता है, बाइनियल साल में 2 बार, सॉरी एनुअल एक साल सालानी क्रॉप होती है, पेरिनियल जो बाइनियल होता है वो 2 साल में ग्रो किया जाता है, मतलब फर्स्ट जो ईयर होता है उसमें वो अपना वेजिटेटिव डेवलपमेंट करता है और सेकेंड ईयर में वो अपना रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करता है। पेरिनियल जो होता है वो मोर देन 2 ईयर्स। फिर हम बात करते हैं, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए भी सीसम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आयुर्वेदा में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इसके अलावा जब मतलब इसकी हर, अगर सीसम को देखें तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एस्थेटिकल देख रहे हैं, हमारे रीति रिवाज से रिलेटेड, तो भी तिल का बहुत यूज़ किया जाता है। जो पितृपक्ष होता है उसमें तिल चढ़ाते हैं ताकि हमारे मतलब पितृ जो होते हैं उनको शांति मिले, और ऐसे कुछ हवन वगैरह होते हैं तो उसमें भी तिल डलता है। उसके बाद अगर आयुर्वेदा में यूँ बात करें जाए तो इसकी इतनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। अभी जैसे कि टी ट्री ऑयल होता है, एसेंशियल्स ऑयल्स जो आते हैं उसमें सीसम ऑयल भी मिलता है क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करती है। तो इधर कॉस्मेटिक यूज़ भी होता है और उसके अलावा मेडिसिनल यूज़ भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी क्रॉप है, ठीक। ये जो ग्रो किया जाता है अप टू 3 फीट्स तक, मतलब इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। ये व्रिंकल्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी में हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है एक एज के बाद, उसमें कैल्शियम जैसे जैसे आपको मतलब एज होती है, कैल्शियम्स वगैरह जो होता है वो हड्डी में से धीरे धीरे उसका डिपोजिशन खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डी हमारी वीक हो जाती है। उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो फीमेल्स में ज़्यादा देखने मिलती है। तो उन्हें बोला जाता है कि आप कैल्शियम के साथ साथ सीसम का भी आप तिल का भी इंटेक करें, उससे आपकी हड्डियाँ जो हैं वो बची रहेगी, उस पर कैल्शियम डिपोजिशन ख़त्म नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा व्रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है। ये रेड, वाइट, येलो और ब्लैक कलर में अवेलेबल होती है। काला तिल, सफ़ेद तिल, लाल तिल, अलग अलग यूज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं उसे। ये जो है प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, इसमें 19 से 25% प्रोटीन अवेलेबल होता है। ये डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है तो साथ साथ आपका जो फैट होता है उसको भी ये बर्न करता है और डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करता है, ठीक। ये लिखा ना, ऑल्सो हेल्प इन बर्निंग द फैट। ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब आपका डाइजेशन अच्छा कर देगा तो अल्टीमेटली आपके में फैट जो है डिपोजिशन या ब्लोटिंग जो होती है वो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो आपका वेट जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, ओबिसिटी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो आपका डायबिटीज़ भी नहीं होगा। अनीमिया को ये प्रिवेंट करता है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। बीपी को रिड्यूस करता है। ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, जो आपके लीवर्स में हार्मफुल या फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये उससे भी लीवर को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम हजार्ड्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, फाइट ब्रेस्ट कैंसर, प्रोटेक्ट हार्ट एंड बैलेंस हार्मोन्स, सुपर फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड विंटर मंथ्स। क्योंकि इसका जो तासीर कहते हैं ना, तासीर वो गर्म होती है, तो इसीलिए ये विंटर में कब से यूज़ किया जाता है। इसे मतलब आप ज़्यादा इंटेक गर्मियों में नहीं करते क्योंकि ये गर्म होता है, तासीर ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर हम 100 ग्राम में देखें तो इसमें कैलोरीज 573 कैलोरीज होती है, किलो कैल।
वाटर इसमें 5%, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 23%, फाइबर्स जो होता है डाइट्री फाइबर्स वो 12% और फैट जो है वो 50% होता है। ठीक, फिर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी की बात करते हैं। तो वो है VRI SV1, VRI SV2, गौरी, माधवी, चंदना, वरदा, उषा, राजेश्वरी, श्वेता, RT125, कृष्णा, सोमा, रमा एक्सेट्रा। ठीक, फिर अगर स्पेसिंग की बात करें तो जो रो टू रो स्पेसिंग होती है, दो रो के बीच की स्पेसिंग वो 25 से 35 सेंटीमीटर रहती है। और प्लांट टू प्लांट, जैसे एक रो, ये दो रोज है, इन दो रोज के बीच में 25 से 35 सेंटीमीटर की गैपिंग रहेगी। और ये जो रो है, एक रो, इसमें जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा वो 10 से 20 सेंटीमीटर का होता है। सीड रेट की बात करें तो आपके हम मेज में भी करते हुए आए हैं कि रेनफीड होता है और एक इरिगेटेड होता है। तो रेनफीड में जो सीड रेट होता है वो 5 से 6 हेक्टेयर होता है, और वही आपके इरिगेटेड में 4 to 5 हेक्टेयर होता है, केजी पर हेक्टेयर। और अगर आपने इंटर क्रॉपिंग किया है, इंटर कल्टिवेशन किया है, जो हम हर क्रॉप्स में देखते आ रहे हैं, स्पेशली पल्सेस वगैरह में, तो तब आपका 1 केजी पर हेक्टेयर लगता है। ये आपका सीड रेट हो गया। अब सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, थायरम ले लीजिए, आप कैप्टन ले लीजिए, 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, जो कि सीड बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वो जो लीफ में स्पॉट्स हो जाते हैं ना, जो प्लांट की हमारी यील्ड को डिक्रीज कर देते हैं और या प्लांट की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, तो वो लीफ स्पॉट्स होते हैं। तो उस लीफ स्पॉट से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीड को सोक कर दीजिए इन एग्रीमाइसिन 100। जितना आप इसका कितना कंसनट्रेशन लेंगे, तो 0.03% ले लीजिए आप उसका कंसनट्रेशन, फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू प्रिवेंट लीफ स्पॉट। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग की। तो मेथड्स ऑफ सोइंग दो टाइप से आप सो कर सकते हैं, एक लाइन सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग मेथड, लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो लाइन सोइंग मानी जाती है। ठीक, फिर बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन की। अब आपने देख लिया स्पेसिंग कैसे रखना है, सीड रेट कैसे रखना है, कैसे उसको सो करना है, तो अब लैंड कैसे प्रिपेयर कीजिएगा। तो प्लो कर दीजिए, अब अच्छे से प्लोइंग करनी होती है हमें, 2 से 3-4 टाइम्स उसको हम अच्छे से प्लो करते हैं। ट्रैक्टर ले लीजिए या फिर वही माउल्ड बोर्ड जो होता है उससे, उसके बाद आप हैरो भी कर लीजिए जब तक एकदम फाइन आपकी टिल्थ ना मिल जाए आपको। उसके बाद जब आप ये कर रहे होंगे तो उसमें FIM अप्लाई कर दीजिए 12.5 टन पर हेक्टेयर, जो हम हर क्रॉप में करते आ रहे हैं, या कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए आप उसे अच्छे से। लैंड को जब आप अपना वो ट्रैक्टर से कर रहे होंगे ना, प्लो और हैरो, तो उसी टाइम उसको डाल दीजिए। सीड बेड जो आप बनाइएगा तो उसका साइज जो आप रखिएगा 10 से 20 मीटर स्क्वायर का साइज रखिएगा। ठीक, ये 3 पॉइंट्स थे आपके लैंड प्रिपरेशन में। ये देखिए इस मतलब वेराइटीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, कैसे कैसे टाइप की होती है, काली तिल, लाल तिल, सफ़ेद तिल, येलो तिल। मम्मी से पूछना, मम्मी को सब तिल पता होगी। फिर बात करते हैं हम, एक मिनट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। इसमें कैसे अब हम FIM डालना है या आप जो अपना NPK रेशियो डालते हैं वो देखेंगे। तो स्प्रेड FIM और कंपोस्ट एट 12.5 टन पर हेक्टेयर इवनली ऑन अनप्लोड फील्ड एंड प्लो इट। ये तो हम स्टार्टिंग के मतलब अभी पीछे जो लैंड प्रिपरेशन पॉइंट पढ़ा था उसी में देखा था। और NPK रेशियो की बात करें तो अगर आपका रेनफीड है तो आप 23:13:13 kg NPK यूज़ कर सकते हैं पर हेक्टेयर, या फिर आप नाइट्रोजन का कंटेंट थोड़ा कम कर दीजिए, यानी रेशियो क्या रखिए 23 की जगह 17:13:13, और साथ में आप 3 पैकेट एजोस्पेरुलम डाल दीजिए। अब मैंने आपको बताया था एक पैकेट 200 ग्राम का होगा, तो 3 है तो 600 ग्राम का पैकेट होगा पर हेक्टेयर। ठीक है, आपने यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट को 23 से 17 कर दिया, और उसकी जगह आपने 3 पैकेट एजोस्पेरुलम और 3 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया ले लिया। या हम, आपको पता होगा हम हर वीडियोस में ये करते आ रहे हैं कि 3 पैकेट एजोस्पेरुलम, 3 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया ये लीजिए, या इसकी जगह पे आप 6 पैकेट ले लीजिए एजोफॉस के, उसमें दोनों मिक्सड होता है। आपको जो मार्केट में अवेलेबल हो इजीली और आपके बजट में वो ले लीजिए। ठीक है, उसको डाल के आप अपना रेशियो कंप्लीट कीजिए। वही अगर ये तो रेनफीड के लिए था, अगर इरिगेटेड होगा तो क्या करिएगा, अगर इरिगेटेड है तो आप 35:23:23 NPK रेशियो रखिएगा केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, या सिमिलरली से ऊपर क्या था, आप N की रेशियो को थोड़ा कम कर सकते हैं, 35 से 21 कर दीजिए, तो 21:23:23 NPK, और साथ में वही 6 पैकेट एजोफेस डाल दो, या वो अवेलेबल नहीं है तो 3 पैकेट एजोस्पेरुलम ले लो और 3 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया ले लो, उसको उसके साथ मिक्स करके आप अप्लाई कर दो अपनी फील्ड में। आपका न्यूट्रिशन का जो पूर्ति होती है वो हो जाएगी।
आपको इसके अलावा अगर आप अभी अप्लाई कैसे करेंगे एनपीके, तो अप्लाई कीजिए आप फुल डोज, ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में ही एनपीके का फुल डोज अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा अगर मैग्नीज सल्फेट की आपको कमी लगती है या फिर इसमें यूज़ करते ही हैं, तो 5 kg आप डाल दीजिए, केजी है, ठीक जी है वो, आप 5 kg मैग्नीज सल्फेट डाल सकते हैं पर हेक्टेयर। फिर न्यूट्रिशन डाल दिया, तो अब वाटर देखना पड़ेगा। वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया था इरिगेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इरिगेट एट सोइंग एंड गिव लाइफ इरिगेशन फॉर 7 days आफ्टर सोइंग डिपेंडिंग ऑन सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल एंड अलाउ एक्सेस वाटर टू परकोलेट, मतलब नीचे जो भी एक्स्ट्रा वाटर चला गया है वो सॉइल में पूरा अच्छे से परकोलेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। और अगर मान लीजिए बाई चांस बारिश नहीं होती है तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। जैसे बिहार में लास्ट ईयर या इस साल काफ़ी अच्छी सीसम की कल्टीवेशन हुई, क्योंकि रेनफॉल नहीं हुई, इसलिए काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है। वो ग्रीन इंडिया टीवी करके कोई एक चैनल है, उसमें दिखा रहा था, तो आप वो सब भी चीज़ें देख सकते हैं। उसमें काफ़ी मतलब विशेषज्ञ आते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स आते हैं, वो वहाँ पे बताते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रॉप की क्या कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन मतलब मेथड नहीं बताते हैं वो आपको जनरल चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेट किया तो कैसा रहा, और उसको कैसे, मतलब कि कितनी उसकी अच्छी अच्छी गुण हैं। इसके अलावा फार्मर्स को वो कैसे हेल्पफुल है, कैसे फार्मर उसको बेच के पैसा काफ़ी अच्छे अमाउंट में कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और उसमें उनको ज़्यादा पानी नहीं देना, और ये ध्यान रखना है इरिगेशन शेड्यूलिंग इतनी अच्छी करनी है उनको कि ज़्यादा इरिगेशन ना हो जाए, कम है तो चलेगा। अगर सॉइल में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो इरिगेशन ना करो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ इसमें बस ध्यान रखने की होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं, तो आप ऐसे चैनल्स देखते रहा कीजिए, ठीक। फिर था प्रोवाइड प्री फ्लावरिंग इरिगेशन इन 25 days एंड 1 एट फ्लावरिंग एंड 1 or 2 एट पॉट सेटिंग, ठीक। ये वही क्रिटिकल स्टेजेस आ गया आपका, कि फ्लावरिंग और पॉट सेटिंग आपका क्रिटिकल स्टेज है, ठीक। इरिगेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इज क्रिटिकल स्टेज, जैसे मैंने आपको बोला। फिर बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। अब वीड्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो आप कैसे करिएगा, अप्लाई कीजिए आप, पीई स्टैंड्स फॉर प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन कर सकते हैं पेंडीमिथाइलिन, कितना लीजिएगा, तो 3.3 लीटर पर हेक्टेयर ले लीजिएगा। और साथ साथ आपको जैसे आपने सोइंग की तो उसके 25th डे तक आपको हैंड वीडिंग भी करते रहनी है, अगर 25th डे पे कोई वीड्स वगैरह वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि तब आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि सीसम और उसके वीड में, तो तब आप उसको निकाल लीजिए। फॉर इरिगेटेड सीसम अप्लाई प्री इमरजेंस एलाक्लोर, कितना लीजिएगा, 1.5 kg, या फिर आप मेटाक्लोर ले सकते हैं, मीटोल एक्लोर, देख लीजिएगा प्रोनाउंस आप ले सकते हैं, 1 kg पर हेक्टेयर, फॉलोड बाय 1 हैंड बीटिंग ऑन 25th डेज। डे स्टैंड्स फॉर डे आफ्टर सोइंग, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। DAS स्टैंड्स फॉर डे आफ्टर सोइंग, DAT स्टैंड फॉर डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक। ऐसे ऐसे करके आपको 2-3 मिलेंगे, आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है। फिर आती है बात हमारी हार्वेस्ट करने की। अब उसको तो हार्वेस्ट कब करेंगे, जब आपकी स्टेम जो है वो येलो हो जाएगी और बॉटम का जो कैप्सूल होगा वो आपका ब्राउन हो जाएगा। स्टेम येलो और जो बॉटम कैप्सूल है वो ब्राउन, मतलब इसमें मैंने उसी में देखा था ग्रीन टीवी में, ग्रीन इंडिया टीवी में, कि उसमें बताया गया था, उन्होंने बताया था एक्सपर्ट्स जो थे, कि आपका जो सीसम होगा उसका जो नीचे का होगा ना, जब वो आपको दिखेगा नीचे वाला कि वो पक चुका है, तब आपको उसको हार्वेस्ट करना है, ऊपर देख के नहीं। नीचे की जो आपकी ब्राउन कैप्सूल्स होंगे ना, जब वो ब्राउन होने लगेंगी, जब नीचे की स्टेम येलो टर्न हो जाएगी, तब आपको उसको हार्वेस्ट कर लेना है। इफ सीड अटेंड फुल कलर ऑफ वेराइटी हार्वेस्टेड, जो भी आपने वेराइटी ग्रो की है, चाहे आप काला तिल किए हैं, लाल तिल किए हैं, पीला, सफ़ेद, जो भूरा, जो भी, वो अपनी वेराइटी की प्रॉपर कलर ले ले, तब आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। उसे बॉटम से पुल आउट कीजिए। अब पुल आउट कर लिया, अब उसको पहले थोड़ी देर स्टोर रखना होता है, ठीक। तो स्टोर कैसे करिएगा, तो उसको पूरा मतलब रख दीजिए, नीचे से आपने पुल आउट किया ना, उसको एकदम स्ट्रॉस जो होते हैं उससे कवर कर दीजिए, ताकि आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहे और मेंटेन रहे। इसको 3-4 दिन तक ऐसे क्योर कीजिए। उसके बाद आप जब ऐसे से उसको शेक करेंगे तो जितने भी मेच्योर होंगे सीड्स वो उसमें फॉल आउट कर जाएंगे। अगर कुछ नहीं निकले हैं, इसका मतलब वो भी प्रॉपर मेच्योर नहीं हुआ है, तो इसको फिर और आगे आप 3 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, ये स्ट्रॉ से कवर करके रखने वाला सिस्टम, ठीक। फिर वो आपके मेच्योर हो जाएंगे सीड, और जितने भी मेच्योर सीड है वो उससे गिर जाएंगे जब उसे शेक करेंगे। उसके बाद उसकी विनोइंग कर दीजिए, और क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सेस मॉइस्चर रह जाता है, तो उसे 3 दिन के लिए
और आप उसको ड्राई सन में रख दीजिए। उसके बाद सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए और गनीज बैग में जो होती है स्टोर कर लीजिए। यील्ड की बात करें तो 300 to 600 केजी पर हेक्टेयर होता है आपका सेमी रबी क्रॉप समर क्रॉप्स में, और 200 से 500 केजी पर हेक्टेयर होता है खरीफ क्रॉप्स के लिए। ठीक, आपका विंटर क्रॉप। यहाँ पे इतना ही था सीसम का। आज हमने पढ़ा कल्टीवेशन, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने देखा कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी। अब ये खरीफ में और कुछ ही क्रॉप्स बचे, जैसे जूट हो गया, सन हेम्प हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, और एक पल्स भी बची है शायद, उड़द बीन बची है, और ऐसे एक आध बचे, मतलब इस टाइप से थोड़ी बहुत बची है। वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम रबी क्रॉप स्टार्ट कर देंगे। ओके, और कोई सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, फिर हम उसे भी स्टार्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।